हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में बार बार आ जाते हैं, तो कर लेना इस बार भी आप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो शुरुआत करेंगे हम अपने पहले छोटे क्वेश्चन से। और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11, इस तरह से ये एपी क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। और एक लास्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, -40 आ रहा है। तो ये हमारा जो -40 है बच्चों, किसका काम करेगा, लास्ट टर्म का काम करेगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाएं कि फ्रॉम द एंड, जब जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि फ्रॉम द एंड हमें टर्म बताना हो, चाहे वो 8 टर्म हो, चाहे वो 9 टर्म हो, चाहे वो 10 टर्म हो, यानी हमें टर्म फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे फाइंड करेंगे। क्या कंसेप्ट रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि फ्रॉम द एंड के लिए जब भी एन टर्म फाइंड करना हो, फ्रॉम द एंड, तो करना क्या होगा बच्चों, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा इसका, L-n-1 इनटू में d। और यहां पर L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म, और n क्या हो जाएगा, जो टर्म हमें बोला गया है, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड ही कर लेंगे बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा क्या है, -40, और n क्या हो जाएगा हमारा 8 -1 इनटू में d। कॉमन डिफरेंस अलग से निकाल रहे हैं यहां पर। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यानी सार्व अंतर बोला जाता है इसको। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, 14 माइनस का 17, यानी अगले में से पिछला माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अगले में से पिछला माइनस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारा -3। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉमन डिफरेंस से, यानी -3 से। तो क्या आएगा यहां पर हमारा आएगा -40 -7 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -3। 7 3 जा कितना आएगा बच्चों, -40, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 3 जा 21, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यानी -40 में से 21 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहां पर -19। और यही हमारा 8th टर्म है फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से ये हमारा कौन सा टर्म पड़ेगा, -19 पड़ेगा, 8वां टर्म। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट वे में आप याद कर सकते हो, बाकी तो बुकों में बहुत लंबा सॉल्यूशन दे रखा है इसका। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट L-n-1 इनटू में d। आगे चलते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा, ये भी बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, सीबीएसई में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और बोला गया कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x, x + 8 एंड 5x + 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 लगातार यानी क्रमागत टर्म्स हैं, पद हैं, और हमें फाइंड करनी है यहाँ पर x की वैल्यू। जब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 कंसेक्यूटिव बार बार बोलेगा, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो जब भी इस तरह का आएगा, मान लो 3 हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स बच्चों क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, ABC ले लो, XYZ ले लो। तो इस तरह के टर्म लेकर के मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या रहता है इसका। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। मान लो A हमारा पहला टर्म, B हमारा दूसरा टर्म, और C हमारा तीसरा टर्म। और इस तरह की जब भी सीरीज देगा तो आपको क्या करना होगा, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, यानी ट्वाइस ऑफ B इक्वल होता है किसके, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के। ये होता कैसे, कॉमन डिफरेंस से कंसेप्ट निकल करके आता है। बाकी आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना, जब जब इस क्वेश्चन के इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं एपी में। तो यहां पर हमारा बी का काम कौन कर रहा है, यहां पर ए का काम कर रहा है 3x, यानी ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारी 3x, और हमारा बी क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा x + में 8, और सी क्या हो जाएगा हमारा 5x + में 2। इस वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, और x की वैल्यू बहुत सिंपल वे में आपसे निकल जाएगी बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b, b कितना दे रखा है, x + 8 बराबर a कितना दे रखा है 3x, प्लस में c कितना रहेगा 5x + का 2। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस में कितना हो जाएगा 16, और ये क्या आएगा 3x और 5x 8x, प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, x वाले को x वाले के पास और नंबर को नंबर के पास शिफ्ट कर लेंगे। तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहां क्या बचेगा 8x माइनस का 2x। अब क्या हो जाएगा यहां पर, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14, इक्वल टू में क्या आएगा हमारा यहां पर 6x।
अब 6 मल्टीप्लाई में या किस में आएगा, डिवाइड में, तो हम इसको कट कर लेंगे तो डायरेक्टली क्या वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आएगी 7/3 और यही हमारा आंसर है और जिसकी हमें बच्चों तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बाकी सीरीज कैसे भी दे सकता है, फ्रैक्शनल भी दे सकता है और सिंपल वे में भी ऐसी सीरीज दे सकता है आपको। तो कंसेप्ट यही लगेगा जब जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात होगी। आगे चलते हैं। Next question, the point at which pair of equation 4 to the power x plus y equal to 256 यानी 256 and 256 to the power x minus 1 equal to 4 will intersect। इंटरसेक्ट किस पे करेगा तो ये हमें बताना होगा। तो किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटरसेक्ट यानी x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा कि हम यहाँ पर बेस क्या देख रहे हैं, पहले गिवन डेटा लिख लो बच्चों। गिवन डेटा क्या दे रखा है, 4 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू में क्या 256, इक्वल टू में 256। यहां पर बेस क्या आ रहा है, यहां पर बेस आ रहा है 4 और पावर तो x प्लस वाई आपको दिख ही रही है। तो 256 को हम क्या कर लेंगे, बेस बना लेंगे यहां पर जो बेस दे रखा है, यानी बेस क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो इस बेस को भी ऐसा ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 256 बच्चों क्या है, 256 हमारा, अगर आपको पता ना चले तो फैक्टर कर लेना। वैसे 256 क्या है, 4 टू द पावर 4 होता है। क्या होता है, 4 टू द पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर होता है। अब यहां पर बेस बराबर हो गया तो एक हमारी प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट का रूल भी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है कि इफ बेस आर इक्वल, इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल आल्सो इक्वल, इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल आल्सो इक्वल। अगर बेस बराबर हो जाएंगे तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4, यानी पावर का पावर से हम कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों पावर बराबर रहेंगे, बेस बराबर आ रहे हैं तो पावर भी बराबर हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन हमें क्या करना है, दूसरे से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों हमें, ये दे रखा है हमारा 256 टू द पावर x माइनस वाई और इक्वल टू में 4 दे रखा है। तो यहां पर इक्वल टू में 4 दे रखा है और 4 के ऊपर कुछ नहीं तो हम 4 की पावर 1 तो लिख ही लेंगे बच्चों। तो यहां पर 256 को क्या लिखने वाले, 4 टू द पावर 4, जैसे इसमें क्या था अभी हमने, तो 4 टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई में पावर क्या x माइनस वाई इक्वल टू 4 टू द पावर 1। ठीक है, अब यहां क्या रहेगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4 टू द पावर 1। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग सेम कंसेप्ट यहां पर ये लगने वाला है, इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल आल्सो इक्वल। आपको दोनों तरफ लिखना होगा, बाकी मैं यहां पर डायरेक्टली कर ले रहा हूं, सेम ही लाइन लिखनी है आपको बच्चों। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इक्वल टू में क्या बचेगा 1 और 4 मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू में किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू में होगा 1 अपॉन में 4 और दिस इज अ इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर ले रहे हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं और पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू में हमारा क्या थी बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू में 4, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4। और डायरेक्टली जब जब इस तरह की इक्वेशन फॉर्म हो जाए जिसका कोफिशिएंट क्या है, दोनों इक्वेशन में 1 1 आए, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगाना तो आप क्या लगा सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या रहेगा बच्चों उसका, वैसे बाकी आपको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या रहेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है x प्लस वाई इक्वल टू मान लो a दे रखा है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड x माइनस वाई इक्वल टू में दे रखा है कुछ भी हमारा b दे रखा है, इक्वेशन सेकंड। अगर यहां पर इस तरह का दे रखा है और आपको बोलेगा कि x की वैल्यू फाइंड कर दो और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। इस तरह से आपको करना होगा। तो हम क्या करने वाले, सेम ये डायरेक्ट ट्रिक लगाने वाले, बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन के साइन चेंज करके भी कर सकते हैं। बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर x बराबर क्या आएगा 4 प्लस 1/4 अपॉन में क्या 2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों ये आएगा 16 17 17 बट्टे में कितना हो जाएगा 4
अपॉन में कितना 2, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 17/8, और ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे जैसे इसमें दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस 1/4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 4 चौक 16, 16 में से गया तो कितना आएगा 15/4, और 15/4 और नीचे कितना हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15/8, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। क्या बोला गया था कि विल इंटरसेक्ट, यानी द पॉइंट एट विच, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देयरफॉर ये पॉइंट रहेगा हमारा क्या, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या रखिए 17/8, तो x की वैल्यू आ गई 17/8 और y की वैल्यू आ गई 15/8, और यही हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी वैल्यूज, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें पूरा सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। बाकी ये डायरेक्ट शॉर्टकट आप लगा सकते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, या आपको दिखाना हो तो यहां पर क्या कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, दोनों ही क्या रहेंगे सही रहेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, और सारे ट्रिक बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस की ट्रिक रहेगी, छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको बताते चलूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, बोला इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एन ओ, पी क्यू इज पैरेलल टू एन ओ, और यहां पर दे रखा है एम पी अपॉन पी एन इक्वल टू 4/13 एंड ओ क्यू ओ इक्वल टू दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एम क्यू फाइंड करनी है, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एम क्यू की। और हमें क्या क्या डेटा दे रखा है, एमपी की वैल्यू दे रखी है 4, एमपी की वैल्यू दे रखी है 4, और पीएन दे रखा है हमारा कितना 13, पीएन दे रखा है हमारा 13, और क्यूओ दे रखा है हमारा 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज दे रखी है। अब हम क्या करने वाले, देन द वैल्यू ऑफ एमक्यू, एमक्यू निकाल लेते हैं बच्चों। क्या रहेगा, पहले गिवन लिख लो, यहाँ पर गिवन डेटा है क्या, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा दे रखा है हमारा एमपी बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, वैसे ही अगर रेशियो में लेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर कट हो जाएगा। एमपी क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, एमपी इक्वल टू इतना हो गया 4 सेंटीमीटर, पीएन कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और हमारा क्या दे रखा है क्यूओ बराबर 15.6 दे रखा है सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है एमओ। तो हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड एम क्यू फाइंड करना है, ये फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं, और थेल्स थ्योरम आल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी भी इसको बोला जाता है। तो आप बीपीटी लिखो या थेल्स लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, क्या रेशियो गिवन दे रखा है एमपी और किसका दे रखा है पीएन, तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा किसके, एम क्यू अपॉन क्यू ओ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम यही स्पेस यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एम पी बट्टे में पी एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा एम क्यू अपॉन क्यू ओ, और यहाँ रीजन भी दोगे आप बाय क्या, थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम आप लिख सकते हो बच्चों, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख लो या थेल्स थ्योरम लिख लो, बात तो एक ही है। एमपी कितना दे रखा है हमारा 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 13, इक्वल टू में एम क्यू कितना दे रखा है, यही हमें फाइंड करना है, अपॉन में क्या 15.6, और हम चलाने वाले हैं यहाँ पर क्या कैंची, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, 4 मल्टीप्लाई 15.6 अपॉन में क्या रहेगा 13, और यहाँ पर MQ को हमने क्या कर लिया बिल्कुल अकेला, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला कर लो बिल्कुल। तो यहाँ क्या रहेगा हमारा, कटने वाला है क्या, 13 कम 13 कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा ये 13 1 कम 13, और पॉइंट लगाएंगे 2 उधर जाने वाला है, 13 दूनी 26, यानी कितना आएगा 1.2 आ जाएगा, और 1.2 को ऐसे करोगे 12 चौक 48, यानी 4.8 सेंटीमीटर, और दिस इज अ करेक्ट आंसर एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ MQ जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें फाइंड करनी थी बच्चों। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप करने वाले हो सॉल्यूशन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बीपीटी के भी, और भी टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं बीपीटी थ्योरम से। तो बीपीटी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, तैयार हो जाते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर क्या दे रखा है, इफ PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P meeting QR at S and PQ equal to 13 सेंटीमीटर,
क्यू एस बराबर 3 प्लस एक्स सेंटीमीटर एंड एस आर बराबर x-3 सेंटीमीटर एंड पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू? देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है आपको कि गिवन डेटा दे क्या रखा है। तो दे रखा है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो गिवन के बिना नंबर मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन पेपर को ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन ही निकाल के देना है एग्जामिनर को पूरा प्रॉपर वे चाहिए, स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड में। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, कुछ भी करा फटाफट से सॉल्यूशन दे दिया, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, हर स्टेप के नंबर होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गिवन भी लिखना होगा, फिर फाइंड क्या करना है, ये एक अच्छा तरीका होता है सॉल्यूशन करने का। तो क्या दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी एस इज अ इंटरनल, पर ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। तो ट्रायंगल हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल एंड दिस इज अ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का नाम क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। इफ पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी का इंटरनल बाइसेक्टर यानी अंदर से बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करके क्यू आर के ऊपर कहां पर जा रहा है, एस पॉइंट पर जा रहा है। चलो बच्चों इसको ही बना ले रहे हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, एस पॉइंट पे जा रहा है क्यू आर के ऊपर। बोल रहा है कि यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंगल स्टेप डिनोट कर रही है कि दोनों यहां पर ये वाला एंगल दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों बराबर इससे बढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है हमारा 13 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और क्यू एस कितना दे रखा है, क्यू एस दे रखा है 3 प्लस एक्स दे रखा है, और एस आर कितना दे रखा है, यानी एस से लेके आर दे रखा है हमारा कितना, एक्स माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर तो आप लगा ही लोगे बच्चों, सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर कितना दे रखा है, पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आगे हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और जो डेटा गिवन है ना बच्चों, उसको बढ़िया तरीके से आप लिख दो, 13 सेंटीमीटर, और हमारा पी आर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, और हमें क्यू एस कितना गिवन है, क्यू एस दे रखा है 3 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, एस आर दे रखा है 3 माइनस का, सॉरी एक्स माइनस 3 का, एक्स माइनस 3 सेंटीमीटर, और एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाली है, एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि याली साइड और याली साइड का रेशियो बराबर होगा, जहां पर ये एंगल बाइसेक्ट करके निकल रहा है, जिस पॉइंट पर आके मिल रहा है, इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर हम कर लेंगे आगे करेंगे बच्चों। तो यहां क्या लेंगे हम, सबसे पहले पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये ले लेंगे यहां पर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू में किसके बराबर होगा, क्यू एस अपॉन एस आर के, क्यू एस अपॉन एस आर के, ये बराबर हो जाएगा। और यहां पर रीजन क्या दोगे बच्चों, रीजन दोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर इसकी वजह से। ठीक है, अब पी क्यू कितना दे रखा है हमें, पी क्यू दे रखा है कितना, 13 और 7, 13 बट्टे में 7 सेंटीमीटर बराबर में ये दे रखा है क्यू एस 3 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और ये हमारा दे रखा है एक्स माइनस 3 सेंटीमीटर। ये हमारा एस आर हो गया, एस आर, और ये हमारा हो गया क्यू एस, पी क्यू ये हो गया, पी आर ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। अब क्या होने वाला है, 13 बट्टे में कितना 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 प्लस का x अपॉन में x माइनस का 3, और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी कैंची मेथड, x से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा 13x माइनस का 13 तिया 39 बराबर 7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 21 प्लस में क्या 7x। देखो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेशन का पार्ट है। अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, नंबर को नंबर के पास, 7x को यहां पर लेके आओ, 13x माइनस का 7x बराबर 21 प्लस क्या हो जाएगा 39, कितना आएगा यहां पर 6x बराबर 21 और 39 40 60 आ जाएगा। और फाइनली हमारा आंसर निकलने वाला है, यानी x बराबर कितना आएगा 60 बट्टे में 6, और काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। और यही हमारा आंसर है, जिसकी हमें
लास्ट, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट याद होने चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद होनी चाहिए, बीपीटी याद होनी चाहिए, यानी सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एंड 6 क्वेश्चन है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी जी इज द सेंट्रोइड, ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द एजी, यानी एजी की लेंथ फाइंड करनी है, एजी की लेंथ फाइंड करनी है। और जी पर क्या बन रहा है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है बच्चों, सेंट्रोइड होता है कि जहां पर तीनों मीडियन, ट्रायंगल के तीनों मीडियन क्या करेंगे, मीट करेंगे, और उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड होता क्या है, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां पर मिल जाएं वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, सेंट्रोइड। अब यहां पर हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पर आपको बेसिक सा कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड आएगा तो उसका रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी 2:1। इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहां पर एजी रेशियो जीडी कितना आएगा, 2:1। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कंसेप्ट याद रखना होगा। और ये किसका काम कर रही है, एडी, ए से लेकर डी किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का। तो जो डेटा बच्चों गिवन है, सबसे पहला काम तो उसको लिखने का होगा, और उसके बाद जो फाइंड करना है उसके ऊपर हम देखेंगे, क्या फोकस करेंगे, क्या चीज हमें फाइंड करनी है, कैसे कैसे हमें काम करना होगा प्रोसीजर वाइज। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और जी इज द सेंट्रोइड। जी क्या है, जी इज द सेंट्रोइड, जी क्या है, हमारा सेंट्रोइड है, ठीक है। ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर, यानी ईच साइड दे रखी है हमारी कितनी, ईच साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब काम क्या करना होगा, जो डेटा हमें गिवन, जो हमें याद करना है वो याद रखना है, रेशियो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड का जो रेशियो होता है क्या होता है, 2:1 होता है, यानी क्या हो जाएगा, एजी रेशियो जेडी कितना होगा, 2:1। ये आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट में। आगे हमें क्या करना होगा, हाइट के साथ कंपेयर करेंगे, या तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक्चुअल वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, और जब जब रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में चेंज करना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा यहां पर, तो लेट एजी, एजी क्या हो जाएगा, एजी भी 2x, एंड जीडी क्या हो जाएगा, जीडी भी 1x, 1x बोलो या x बोलो, बात तो एक ही है। x से मल्टीप्लाई करो या y से मल्टीप्लाई करो, किसी एक वेरिएबल से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एजी भी आ गया, जीडी भी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइट के लिए काम करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, हाइट बोले या एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले, बात तो एक ही है। तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, बताओ क्या होती है, √3 अपॉन में क्या 2, मल्टीप्लाई में क्या होगा, साइड, और साइड क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर 6, तो √3/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6, 6 को काट दो कितना आएगा, 3√3 सेंटीमीटर। और दिस इज अ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर। तो ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने, बाकी हम एक सीरीज पूरी लेके आने वाले हैं सारे फॉर्मूलेज की, और उसको मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, वो लाइव क्लास में होगा। वो हमारी लाइव क्लास होगी बच्चों मंडे की सुबह, यानी 4 बजे। तो 4 बजे हम क्लास लेंगे, और उसके अंदर सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज, सारी सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गई, और हाइट निकालने के बाद दिस इज द हाइट, यानी एडी, एडी क्या है बच्चों, ये हो गई हमारी हाइट, एडी क्या है, हमारी हाइट है, और ये कितनी आ गई है, ये आ गई हमारी 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। और एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एडी क्या है, एडी कैसे बना, एजी प्लस में जीडी, एजी प्लस में जीडी हम लिख सकते हैं इसको, एजी प्लस में जीडी, और इक्वल टू में 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एजी कितना दे रखा है 2x, और जीडी कितना है 1x, इक्वल टू में कितना 3√3 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 3x बराबर 3√3 सेंटीमीटर, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर √3 सेंटीमीटर। x आ गया तो हमें फाइंड क्या करना है, x आ गया तो हमें फाइंड करना है ए से लेके g, औरag क्या था 2x था, तो 2x निकाल ले रहे हैं बच्चों, तो देयरफॉर AG क्या हो जाएगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई में x कितना √3 सेंटीमीटर, और यहां पर हमारी वैल्यू आ गई 2√3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कंसेप्ट जिस बच्चे को याद है तो बेसिक क्वेश्चंस को नॉर्मली तरीके से कर लेंगे। तो आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन, और दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बाकी बच्चे क्यों डरते हैं आई डोंट नो क्यों डरते हैं, बाकी डर मैं खत्म करूंगा इन क्वेश्चंस को करा करा के। एंड दिस इज अभी ये फर्स्ट सेट है, इसके बाद सेकंड सेट भी आने वाली है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हमने काफी डाले हुए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि इफ cosec इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या गिवन डेटा दे रखा है, गिवन डेटा दे रखा है cosec a बराबर √2 दे रखा है, √2 2 sin स्क्वायर है प्लस में 3 cot स्क्वायर है अपॉन में 4 tan स्क्वायर है माइनस का cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या क्या रिक्वायर है हमें, यहाँ पर साइन है, cot निकालना है, tan निकालना है, cos निकालना है, और हमारे पास केवल क्या दे रखा है cosec दे रखा है। अगर नीचे कुछ नहीं तो बच्चों हम क्या लगाने वाले हैं 1 लगा लेते हैं। और cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है p बाय में h होता है, तो p बाय में h, तो ये क्या हो जाएगा h बाय में p हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास h भी है p भी है, और गायब कौन हो गया यहां से बेस, तो बेस को हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाएंगे बाय यूजिंग, ये सारी चीजें लिखनी होगी बच्चों आपको, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर याद कर लो, हाई ब्लड प्रेशर यानी h स्क्वायर, और बेस निकालना है तो बेस ही डायरेक्ट निकालते हैं। बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। तो बेस आ जाएगा, बेस आगे देखो हमारे पास अगर ना तीनों साइड है बच्चों, तीनों साइड कौन सी, अगर हमारे पास HBP है, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर है, so we can find any trigonometric ratio very easily, यानी हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो हमारा साइन हो, चाहे वो हमारा कॉस हो, चाहे हमारा सेक हो, चाहे हमारा कॉसेक हो, चाहे हमारा कॉट हो, चाहे हमारा टैन हो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का खेल किसके साथ है, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के साथ, यानी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम फाइंड करने वाले हैं बेस, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, h कितना दे रखा है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर रूट से, तो क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा √1, और √1 क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, और ये हमारा निकल चुका है बेस। बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और जो साइड हमें चाहिए हम निकाल लेंगे, चाहे वो हमारा साइन हो, चाहे वो हमारा कॉसेक हो। देखो यहां निकाल लेंगे हम साइन, साइन क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन ए क्या हो जाएगा P अपॉन एच, चलो मैं लिखता भी चलता हूं P अपॉन एच, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारा, परपेंडिकुलर 1 है, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बच्चों √2 दे रखा है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक होता है, तो कॉसेक का भी पलट दोगे तो साइन निकल जाएगा, साइन आ चुका है। अब क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर कॉट, और कॉट निकल जाएगा तो टैन निकल जाएगा, क्योंकि कॉट को पलट देना टैन के लिए, ठीक है। तो यहां पर कॉट क्या आ जाएगा, कॉट आएगा b अपॉन p, तो बेस कितना दे रखा है हमारा 1, और परपेंडिकुलर भी कितना दे रखा है हमारा 1 दे रखा है, यानी 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, टैन में क्या हो जाएगा, टैन भी हमारा क्या हो जाएगा, टैन ए भी हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 1 लिख दो, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आने वाला है। कॉस निकालोगे, कॉस यहां लिख लेते हैं, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है b अपॉन एच, बेस कितना है हमारा अभी निकाला 1, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों √2, तो ये आ गया हमारा कॉस ए। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, जो जो हमें रिक्वायर है ना, जो हमें पुट करना है वो हमने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है।
कर लिए, उसके बाद इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेशन का सिलसिला तो चलता ही रहता है मैथ में। तो कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद, और हमें दे रखा है 2 sin स्क्वायर ए, देयरफॉर 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cot स्क्वायर ए, 3 cot स्क्वायर ए अपॉन क्या फाइंड करना है, अपॉन 4 tan स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 4 tan स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये फाइंड करना है। तो 4 साइन 2 मल्टीप्लाई साइन क्या दे रखा है, साइन हमारा दे रखा है 1 अपॉन में रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर, और प्लस क्या करना है 3 कॉट, कॉट कितना दे रखा है, कॉट है हमारा 1 का क्या करना है, स्क्वायर ही करना है, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4 tan क्या रहेगा बच्चों, tan क्या रहेगा हमारा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में माइनस में कॉस कितना निकाला अभी हमने, कॉस निकाला 1 अपॉन में रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2 का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, यानी हमारा अपॉन 4 ही रहेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 4 बन जा 4 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 1 अपॉन में 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 4 बट्टे में कितना रहेगा, एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 8 माइनस कितना 1, 7 बट्टे में 2, 7 बट्टे में 2। अब ये 7 बट्टे में जो आ गया, देखो बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कैसे कैलकुलेशन फंस जाते हैं, उस कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर हमारा रहेगा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा आएगा 7 बट्टे में 8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस कैलकुलेशन को करा कैसे जाता है, इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो 4 डिवाइड बाय में क्या 7 बट्टे 2, और क्या होने वाला है 4 मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आएगा 2 बट्टे में 7 आएगा, तो कितना आएगा 8 बट्टे में और 7, ये हो जाएगा हमारा क्या 8 बट्टे में 7। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, मिस्टेक कर गए यहाँ पर, ये तो मिस्टेक ही नहीं करनी है, सेम ऐसे करना है आपको 8 बट्टे में 7, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना बच्चों आप। और 8 क्वेश्चन को करने से पहले हम बच्चों पहले मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है, और बेसिक कैलकुलेशन जैसे अभी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, वो मिस्टेक दोबारा से ना हो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट हैं क्या वो समझेंगे बच्चों। और ये फ्रैक्शन के कंसेप्ट है बच्चों, किसके कंसेप्ट है, फ्रैक्शन के। तो जब इस तरह की फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन आए तो हमें क्या करना होगा, ये शॉर्टकट आप प्रैक्टिस कर लो या सारे अच्छे से रट लो बच्चों, बस मैं यही कहूँगा लास्ट वक्त में तो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको लगाने, तो ये पहला, जैसे ही मान लो कि यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, और दिस इज अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। आपको करना क्या होगा बच्चों, इसके अंदर नीच यानी बीच वाले को बीच वाले से मिला दो और किनारे वाले को किनारे वाले से, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा AD, A गुणा में D AD अपॉन में क्या हो जाएगा BC, ये होगा डायरेक्ट आंसर, यानी बीच वाले का बीच वाले से गुणा और किनारे वाले का किनारे वाले से। ये जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए, अभी जैसे हमारे अभी एक क्वेश्चन आया तो हमारा, जैसे हम अभी कैलकुलेशन में गलती कर रहे थे, A अपॉन C अपॉन क्या आ रहा था बच्चों, D आ रहा था, A अपॉन C अपॉन D, यानी ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो क्या होगा हमारा क्या होगा, ये वाला जो D है ना बच्चों, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा AD बट्टे में क्या C, और वो मैंने आपको बताया भी था कैसे आएगा। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक तीसरा पॉइंट और बस था उसको भी करा देता हूं। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट है कि हमारा A अपॉन बी ऊपर आ जाए और नीचे क्या आ जाए C, यानी ऊपर न्यूमरेटर फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर ऐसा आ जाए, तो C से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा B, यानी B से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा C,
यानी ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद रख लेने बच्चों, जब जब इस तरह की कैलकुलेशन आएंगी तो आपको याद रख लेना है ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए अपॉन बी, अपॉन में सी था तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से। ये डायरेक्ट 3 शॉर्टकट आपको याद रख लेने जब जब फ्रैक्शन कैलकुलेशन आएंगे। आगे चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन पर। और 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी divide 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11, 15 respectively। तो यहाँ क्या गिवन दे रखा है, क्या गिवन है वो देखेंगे हम यहाँ पर। इट इज गिवन दैट 398, 436 और 542 लिविंग रिमाइंडर, ये रिमाइंडर दे रखे हैं बच्चों। अब ये कैसे रिमाइंडर कैसे देंगे वो देखते हैं। इसकी कंडीशन लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर बोल रहा है कि 392 डिवाइड किया जाता है, जो नंबर हम निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर जो मैं फाइंड करना है, तो रिमाइंडर कितना देगा, वो 7 देगा। यानी when 392 divide by required number जिससे जो मैं फाइंड करना है, required number, then there is remainder क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर रिक्वायर्ड नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ऐसे रिक्वायर्ड नंबर से 436 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11। ऐसे हम 542 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। वो एक ही रिक्वायर्ड नंबर है जो ये रिमाइंडर देगा डिवाइड करने पर, और वही नंबर हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तरीका समझना आप। तो यहां हमें ये इस तरह से हमें कंडीशन दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल करके आया, इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या आया कि अगर 398 में से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं, यानी क्या आएगा, 391 आएगा। और ये ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, रिक्वायर्ड नंबर से। तो ये क्या होगा, दिस इज डिविजिबल, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, दिस इज एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सॉरी रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमारा आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नंबर आ जाएंगे हमारे 391। ऐसे हम 436 में से क्या कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे। ऐसे 542 में से क्या माइनस कर देंगे, 15। और क्या बोला गया है, लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट जब वर्ड यूज होगा, मैक्सिमम जब यूज होगा, ग्रेटेस्ट जब यूज होगा, और जब हाईएस्ट यूज होगा, सो वी कैन फाइंड द एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड करेंगे बच्चों। तो हम यहां पर देख लेते हैं आगे कि हमारा क्या क्या नंबर दे रखा था, नंबर हमारा क्या क्या दे रखा था, 398, 436, 398 में से मैंने माइनस कर लिया था अभी 7, जो भी आएगा, और 436 और 542, 436 माइनस, और क्या था हमारा, और था हमारा 542। इसमें से क्या माइनस करना है, रिमाइंडर कितना दे रहा है इसमें, 11, 15। रिमाइंडर दे रहा है हमारा 11 और 15, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 39, यानी 7 जाएगा तो कितना आएगा, 391 आएगा, एक नंबर ये। और यहाँ 11 माइनस करेंगे, यानी 6 में से 1 गया 5, और कितना बचेगा, 425, एक नंबर ये। और एक और नंबर आएगा, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा बच्चों, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ बचेगा 527। और ये लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या हमारे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, तो हम बच्चे ऑलवेज क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे इन नंबर्स का, और वही हमें रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा नंबर्स को, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स देगा। रिमाइंडर अगर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7, और इसको डिवाइड करेंगे 11, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 15। वो एक नंबर होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे आने वाला है बताइए, रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ निकाल दो बच्चों इसका। क्या निकाल दो, एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए चाहिए क्या, मेरे को फैक्टर्स चाहिए। किसके फैक्टर, 391 के फैक्टर चाहिए। 391 का फैक्टर क्या आएगा वो अलग से निकाल ले रहे हैं। 391 का फैक्टर
क्या आएगा फैक्टर बच्चों? 391 का फैक्टर आएगा, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से जाएगा, ठीक है। 17, चलो 17 से करते हैं। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34, 17 दूनी 34, और कितना जाएगा? 5 51, 17 तिया 51। फिर 23 तो प्राइम नंबर है, 23 से जाएगा। ये किसके फैक्टर आ गए? 391 के। 391 का फैक्टर क्या है बच्चों? 17 गुणा में कितना? 23। ये फैक्टर हो गए इसके। अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं यहाँ पर, किसके फैक्टर की? 425 की। 425 का फैक्टर निकाल लेते हैं। छोटे टेबल 5 आ रहा है, 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 5 आएगी तो इट इज अ डिविजिबल रूल ऑफ 5। तो यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 8 से कितना हो जाएगा? 40, और 5 5 से कितना होगा? 25। दोबारा 5 से कट रहे हैं, कितनी बार में जाएगा बच्चों? 5 1 जब 5, और 3 आ जाएगा 7 बार में, और 17 तो हमारा पता ही है बच्चों, एक बार में कट जाएगा। ऐसी हमारा लास्ट नंबर जो कि है हमारा क्या? 527। 527 को देखना है किससे कटेगा। तो 17 के टेबल से 17 तिया 51, 17 से कट रहे हैं यहाँ पर। 17 तिया 51, और 17 एकम 17, और 31 आपको पता ही है अपनी ही टेबल से कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर तो बच्चों याद कर लो, 100 से 1 से लेके 100 के बीच के तो प्राइम नंबर रटे होने चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या निकाल लिया? हमने फैक्टर निकाल लिया, और ये सारे फैक्टर मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। 425 के क्या फैक्टर आ गए? 425 के फैक्टर आए, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और 17 आ रहा है। इसके बाद इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? इसके फैक्टर मेरे आ रहे हैं 527 के फैक्टर आ रहे हैं, 17 गुणा में कितना? 31, ठीक है। तो प्राइम नंबर का देख लेना बच्चों, प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करना क्या होगा? हमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो आपको लोएस्ट पावर लेना है और कॉमन लेना है। तीनों में कॉमन क्या है? 17 17 17। 17 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो पावर का कंसेप्ट नहीं, जो कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ है, और यही हमारा आंसर है, और यही हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें हम अगर डिवाइड करेंगे 398 को तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। अगर 4 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? रिमाइंडर हमारा 11। अगर हम डिवाइड करेंगे 5 4 को तो कितना आएगा हमारा? 15। ये इस तरह के रिमाइंडर आएंगे। तो ये कंडीशन कर लेनी है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? गिवन फिगर पीए एंड पीबी आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी इक्वल टू 50 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओएबी। ओएबी ओएबी ओएबी, यानी ये वाला एंगल है फाइंड करना है बच्चों मुझे, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या दे रखा है, पहले हमें वो लिखना होगा इसके अंदर। तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें डेटा गिवन है, और गिवन हमें क्या दे रखा है इसके अंदर। इन अ गिवन फिगर पी एंड पीबी आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी दे रखा है। तो गिवन है हमारा पीए, पीए एंड पीबी। पीबी क्या है बच्चों? टेंजेंट है, आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स हैं ये, ठीक है। और इसके बाद एंगल एपीबी क्या दे रखा है? एपीबी दे रखा है 50 डिग्री, 50 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओएबी। अगर ये दोनों टेंजेंट हैं, और टेंजेंट सर्कल के ऊपर जितने भी बनते हैं सारे के सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं, तो क्या हो जाएगा? यानी टेंजेंट पीए बराबर क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा? पीए बराबर पीबी। ये दोनों क्या है? टेंजेंट। क्या लिख दोगे? टेंजेंट्स, tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या होते हैं बच्चों? ये इक्वल होते हैं, ये आपको लिख देना है। तो पी ए बराबर क्या हो गया? पी बी हो गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके ऊपर बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहां पर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं इस साइड के ऊपर? तो एंगल यहां पर बन रहा है हमारा, एंगल हमारा बन रहा है एक पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या रीजन लिखोगे इसका? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल,
ये सारे की सारी चीजें बच्चों आपको लिखनी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपको रीजन लिखने होंगे इसके अंदर। इसके बाद ये दोनों बराबर आ गए, और बराबर आने के बाद यानी तीनों एंगल मेरे को मिल चुके हैं, और तीनों एंगल यानी ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है बच्चों, ये और ये वाला एंगल भी, ठीक है, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ठीक है, ये सारे एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। चलो निकालते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। तो सॉल्व कर दे इस पूरे क्वेश्चन का। तो इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी, और एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बन रहा है पी ए बी प्लस में एंगल कौन सा, पी बी ए प्लस में एंगल कौन सा, एक एंगल हमारा ए हो गया, बी हो गया, और एक एंगल हो रहा है हमारा क्या, ए पी बी, बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। और ये क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद पी ए बी कितना दे रखा है, देखो पी ए बी और पी बी ए दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, और दोनों एंगल बराबर हैं। तो मैं पी ए बी की जगह पर क्या लिख लूं बच्चों, पी बी ए लिख लूं, या पी बी ए के स्थान पर पी ए बी लिख लूं, दोनों का मतलब क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। और ए पी अभी हमें दे रखा है 50 डिग्री, ए पी भी कितना दे रखा है, 50। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पी ए बी लिख रहा हूँ, प्लस में इस एंगल की जगह पर भी क्या लिख रहा हूँ, पी ए बी लिख रहा हूँ, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 50 डिग्री, और इक्वल टू में कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी, प्लस में कितना 50 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस डायरेक्ट ले रहे हैं, 130 डिग्री आएगा। और यहाँ पर एंगल पी ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, 130 डिग्री, बट्टे में कितना 2 काटोगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया पी ए बी। और पी ए बी आ गया तो हमें किसके लिए काम करना है, एंगल ओ ए बी के लिए काम करना है, ओ ए बी के लिए, ओ ए बी के लिए काम करना है। तो ओ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें फाइंड करना है, ओ ए बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओ ए बी, ठीक है बच्चों, ये फाइंड करना है। और ये पूरा एंगल कितना होगा मेरे को ये बताइए आप, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट कितना एंगल ड्रॉ करेगा, रेडियस आ रहा है, रेडियस कितना लेगा, 90 डिग्री लेगा। तो ओ ए क्या है, रेडियस, और ओ ए रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर ओ ए इज अ रेडियस, और रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये पूरा एंगल मैं ले लेता हूं बच्चों, पूरा एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा एंगल क्या लूंगा मैं, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर कितना, 90 डिग्री रहेगा। और ओ ए पी दो एंगल से बन रहा है, और इसमें दो एंगल कौन से आ रहे हैं वो देखते हैं। ओ ए पी यानी ओ ए पी, ये पूरा एंगल है, और इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ओ ए बी, और एक एंगल आ रहा है हमारा क्या, पी ए बी, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां पर हम कर ले रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बी प्लस में एंगल पी ए बी बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और ओ ए बी निकालने के लिए, पी ए बी तो मैं दे रखा है, पी ए बी कितना दे रखा है, 65 डिग्री, 65 डिग्री रखेंगे यहां पर, कितना आ जाएगा बच्चों, तो देरी, ये लास्ट स्टेप है इसका। तो एंगल ओ ए बी प्लस में कितना रहेगा, 65 डिग्री बराबर कितना, 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और क्या आंसर रहेगा, आंसर रहेगा हमारा माइनस करेंगे 25 डिग्री। और दिस इज द फाइनल आंसर जिसकी हमें तलाश थी, इस तरह से आपको पूरा सॉल्यूशन करना होगा, सारी की सारी चीजों को लिखना होगा बहुत अच्छे से सजो करके। आगे चलते हैं। तो ज्यादा भी सजाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, टाइम का भी ख्याल रखना है, पेपर के अंदर टाइम को भी मैनेज करके चलना है। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन आपको पता ही है, अल्फा बीटा कहां से ले जा रहे हैं, पॉलिनोमियल से। तो ये 10वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या होगा समझते हैं हम। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द एफ एक्स। जीरोस भी निकाल रहे हैं बच्चों, यानी हमें एक्स की अल्फा और बीटा भी फाइंड करने होंगे। चलो करते हैं। तो रिलेशन दे रखा है, पहले गिवन डेटा क्या दे रखा है, गिवन डेटा दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x² प्लस में क्या 5x प्लस में के, और यहां से हम निकाल लेते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ जीरोस है बच्चों, यानी सॉज बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो सॉज यानी दे रखा है कितना 2 माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको ए वगैरह निकालना आना चाहिए। तो यहां पर ए किसके साथ मिलेगा, x² के साथ। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5, और सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर k। सो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन ए, यानी 2 रहेगा। ऐसी मैं निकाल लूंगा यहां से क्या अल्फा इंटू बीटा, यानी पॉज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लूंगा। क्या आएगा c अपॉन ए, और c कितना दे रखा है हमारा k/2। ये दो वैल्यूज हमारे आ चुके हैं, और यही हमें कंसेप्ट दे रखा है। इसके रिलेशन से हम फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू, देन फाइंड द जीरोस, जीरोस भी निकाल लेंगे, और जीरोस इसके फैक्टर कर देंगे बच्चों। k की वैल्यू यहां पुट करेंगे और फैक्टर निकाल लेंगे, वही जीरोस हमारे हो जाएंगे। तो क्या होने वाला है यहां पर, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा कितना दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, देखो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी k/2 बराबर 21/4। स्क्वायर करेंगे नेगेटिव को खा जाएगा, कौन, इवन पावर। तो 5 का स्क्वायर 25, और मैं यहां पर ही करता हूं बच्चों इसको। तो क्या आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। 21/4 को यहां ले आओ, और k/2 को उधर ले जाओ, क्योंकि 20 क्या आ रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 21/4 बराबर में k/2। 25 में से 21 गया 4/4 बराबर k/में कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 कटा, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर k निकल करके आएगा 2, और ये हमारी k की वैल्यू है। यानी यहाँ 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और दिस इज k। ये k की वैल्यू आ गई। अब k निकालने के बाद उसको यहां पुट करोगे, देन जीरोस फाइंड करेंगे बच्चों। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ fx, जीरोस ऑफ, देयरफॉर जीरोस ऑफ fx, fx क्या दे रखा है 2x² प्लस में 5x प्लस में k की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, और यही हमारी क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस में k। ठीक है बच्चों, यहां पर हम क्या करने वाले, अब इसके फैक्टर करने वाले। फैक्टर तो आपको पता ही है क्या, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन भी सिखाया था बच्चों। फैक्टराइजेशन में करते क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट टर्म से कराएंगे, और कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है 2 दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म 2 मल्टीप्लाई में 2, इट मींस कितना आएगा 4 आएगा। और इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों, हमें क्या फैक्टर करने हैं ऐसे कि प्लस करने पर या माइनस करने पर कितना आए बच्चों, माइनस करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आए, बिचौलिया, यानी बिचौलिया आए बच्चों, बिचौलिया। ये बिचौलिया कौन है, मिडल टर्म यानी बीच वाला टर्म, और दिस इज अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसलिए इसको बोला जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, आगे और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आना चाहिए। चलो कर लेते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों अब। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4। तो मेरे को 5 लेके आना है यहाँ पर, ऐसा क्या करूं मैं यहाँ पर कि 5 आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं कि 4 भी चाहिए गुणा करने पर, तो क्या इसके ऐसे फैक्टर रहेंगे कि गुणा करने पर क्या रहे 4 रहे, और प्लस माइनस करने पर क्या रहे 5 रहे। तो क्या ऐसे फैक्टर होंगे हमारे, तो हमारे ऐसे फैक्टर करने, तो फैक्टर क्या होगा बच्चों, ऐसा फैक्टर निकल करके आता है 4 और 1। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है मेरा 4 ही आएगा, और प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा 5, यानी प्लस वाला कंसेप्ट होगा। शुरू वाला आप ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस में क्या रहेगा हमारा 4 + 1 × x, और प्लस में क्या रहेगा 2 रहेगा। इसके बाद क्या करना है 2x²
प्लस में x को मल्टीप्लाई करो 4x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दो दो का क्या ले लेना है, पेयर ले लेना है, दो दो का जोड़ा ले लेना है। जोड़े से क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर x, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा x, प्लस में कितना आएगा 2 आएगा बच्चों। ठीक है, प्लस में यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा 2, x प्लस 2, x प्लस 2, इट मीन्स हमारा फैक्टर बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1, एक ब्रैकेट में बाहर वालों को डाल दो यानी इस वाले को और इस वाले को, और एक ब्रैकेट को यहाँ लिख दो x प्लस 2। अब इसके हमें फाइंड क्या करने, जीरोस फाइंड करने। जीरोस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वल टू में जीरो पुट कर देंगे, इक्वल टू में इसी के बराबर जीरो पुट कर देना है। तो पहला जीरोस हमारा क्या आएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर में 0, तो 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये पहला जीरोस आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जीरोस रहेगा। दूसरा जीरोस क्या करना है आपको, x प्लस 2 बराबर 0 रख देना, x की वैल्यू कितनी आएगी -2, ये दूसरा जीरोस। तो ये दो जीरोस हमारे आ जाएंगे और यहां पर आपको क्या लगा लेना है बच्चों, -1/2। इस तरह से आपको फाइंड करना होगा, बहुत ही सरलतम क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, अल्फा बीटा दे देगा, पहले रिलेशन फाइंड करके k की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड करना है हमें उसके जीरोस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा 11 क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस सिंपल से क्वेश्चन में हमें बीपीटी का कंसेप्ट लगाना है। जब जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे समझ जाना थेल्स थ्योरम आ चुकी है। कौन सी थ्योरम आ चुकी है, थेल्स थ्योरम। यानी क्या रहेगा यहाँ पर, हमें क्या गिवन है, क्या करना है, हमें गिवन बोल रखा है ना, गिवन इन द गिवन फिगर D is parallel to BC, then the value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हाउ टू फाइंड बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इस साइड का और कंप्लीट साइड का रेशियो बराबर होता है DE अपॉन BC के। तो हम क्या करने वाले हैं, और ये कंसेप्ट किसने दिया, थेल्स ने दिया, थेल्स थ्योरम ने दिया बच्चों। तो गिवन है हमारा DE is parallel to BC, ठीक है, और यहां पर AD भी दे रखा है, AD कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 ही दे रखा है, केवल सेंटीमीटर भी गिवन नहीं है। तो क्या DB और कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं AD की, तो पता लग गया कितना है, AD कितना है मेरा 3 है। अगर मैं A से लेके B लूंगा तो AB क्या रहेगा, AB बराबर AD प्लस में क्या DB, AD प्लस में क्या DB। AD कितना दे रखा है 3 और DB कितना दे रखा है 3, और 3 प्लस में 3 कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या AB। अब क्या फाइंड करना है, मेरे को रिलेशन देखना है। तो क्या रहेगा मेरा यहाँ पर AD बट्टे में क्या AB इक्वल टू में क्या हो जाएगा, और DE अपॉन में क्या BC क्या आएगा। अब AD कितना दे रखा है, AD दे रखा है मेरे को कितना 3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 3 बट्टे में AB कितना है 6 बराबर DE कितना है मेरा 4 बट्टे में क्या x, और 3 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों 2, यानी यहां पर आएगा हमारा 1 बट्टे में 2 बराबर 4 अपॉन में 2। चला दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैची मेथड, और x बन जा x, और x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। और ये रीजन लिखना भी होगा बच्चों, यहाँ पर ये रीजन क्या रहेगा, बाय थेल्स थ्योरम लिख लो, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम, दोनों में से कोई एक लिख लेना बच्चों। ठीक है, उसके द्वारा ये आया था, और इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। हमने इसका भी रिलेशन देख लिया और हमने साइड के प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट भी देख लिया बीपीटी थ्योरम के माध्यम से। आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्ड्स नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग or a card is drawn at a random from this bag. Find the probability that the number on the drawn card is not divisible by 3, a prime number greater than 7, और not perfect square number, not a perfect square number। 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा किसका है, प्रोबेबिलिटी का है। उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक बैग है जिसके अंदर कार्ड नंबर्ड है जो कि 1 से लेकर 30 तक है, और एक हम प्यारा सा बैग बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक प्यारा सा बैग, कंपनी मेंशन नहीं करेंगे मगर हम इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखे हैं, कार्ड्स नंबर दे रखे हैं, और जो कार्ड नंबर है ना बच्चों 1 से लेके 30 तक के, 1 से लेके 30 तक के। अब इसमें क्या फाइंड करना है, बोला कि रैंडमली कार्ड निकाल लिया जा रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम दिस बैग
उसके बाद ये बैग है बच्चों, क्या है ये? बैग। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा बैग है ये। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है? इसके अंदर हमें बोला गया है कि फाइंड करना है नॉट डिविजिबल बाय 3, ऐसे नंबर जो 3 के टेबल से ना कटे। पहले मैं देखो सिंपल शॉर्टकट बनाते हैं इसका। हम पहले डिविजिबल बाय निकाल ले रहे हैं। तो 1 से लेकर 30 के बीच में या 1 से लेकर 30 तक में कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे? 1 से लेकर 30 तक डिविजिबल बाय 3 नंबर कितने होंगे? डिविजिबल डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर होंगे ऐसे? 3 का टेबल ही ले लो, 10 नंबर हो गए बच्चों। कितने हो गए ऐसे नंबर? 10। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 10 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, अब नॉट डिविजिबल बाय क्या हो जाएंगे फिर? नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3 क्या हो जाएंगे? 30 में से 10 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 20। 20 ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉट डिविजिबल बाय होंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पर हो जाएगा, टोटल काट तो हमेशा नीचे लिख लो 30 है और 20 ऐसे नंबर है जो क्या होंगे हमारे? नॉट डिविजिबल बाय 3 होंगे। कितना आएगा? 0 से 0 कितना आएगा? 2 बाय में 3, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इसके बाद अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, प्राइम नंबर देख लेते हैं बच्चों। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7 क्या रहेंगे? ऐसे कौन कौन से ग्रेटर देन 7 है? जैसे हमारा 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। यही ऐसे नंबर है जो 7 से बड़े प्राइम नंबर है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये कितने ऐसे प्राइम नंबर है हमारे? 6। तो क्या हो जाएगा? P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर 30 और उसके बाद कितने नंबर है? 6। 6 से काटो, कितना आएगा बच्चों? 1 बट्टे में 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, और जो बोला गया था कि अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, इसके बाद नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसे कितने नंबर है जो कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे बच्चों? ऐसे कितने नंबर है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? पहले परफेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद नॉट अ परफेक्ट निकाल लेंगे। तो नॉट अ परफेक्ट, हम सबसे पहले परफेक्ट निकालते हैं। 1 से लेकर 30 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? कितने नंबर हैं ऐसे? जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद तो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे कितने नंबर है हमारे? ये 5 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 से लेकर 30 तक के बीच में। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 5 कितना आएगा? 25 ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। इससे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? नंबर बराबर 25 बट्टे में कितना? टोटल नंबर कितने हैं बच्चों हमारे? 30। काट लो इसको, कितना आएगा? 5 बट्टे में 6, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमको तलाश थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा 13 क्वेश्चन बोला गया कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ देयर आर एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करना होगा। एक सर्कल है, बन गया अच्छा सर्कल। चलो दोबारा से ट्राई करते हैं। एक सर्कल है, सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है। उसके बाद बोला कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर पॉइंट,
कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर आ रहे हैं बच्चों, ये सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज बताना बच्चों मेरे को, यहां पर सबसे पहले ये क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, ऑफ अ सर्कल है, मगर रोम्बस के लिए ये क्या है, डायगोनल का काम कर रहा है, और दोनों के दोनों डायगोनल इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर से ही पास होंगे वो। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, पहले तो हम निकलेंगे बच्चों यहां साइड में, यहां पर किसका डायमीटर, किसका डायमीटर, सर्कल का, सर्कल का डायमीटर किसके बराबर होगा, रोम्बस के, रोम्बस के डायगोनल के बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो यहां पर सर्कल का डायमीटर किसके बराबर रहेगा, रोम्बस के डायगोनल के बराबर रहेगा। तो अगर मेरा एरिया से रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर निकाल लूंगा, और डायमीटर निकल जाएगा तो डायगोनल निकल जाएगा, और डायगोनल निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा रोम्बस का, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम यहां पर, तो क्या सबसे पहला काम जो गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है बच्चों, एरिया, किसका एरिया, सर्कल का, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या दे रखा है, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल में हम यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं 3.14, वो भी यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो आर स्क्वायर बराबर 1256 अपॉन में 3 पॉइंट, मैं पहले पाई लिख ले रहा हूँ, पाई लिख ले रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मेरे को पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, आर स्क्वायर बराबर 1256 बट्टे में 3.14, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो ऊपर लगा दो, पॉइंट हट चुका है यहां से। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये आर स्क्वायर बराबर में 125600 बट्टे में कितना 314, 314 काटेगा क्या, 3 गुना में, 3 गुना में 3 चौक 1200, और 14 चौक कितना 56 होगा बच्चों, 14 14 28, ठीक है, कट जाएगा, कितना आएगा हमारा यहाँ पर, ये 4 बार में 400 आ जाएगा। यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर 400, और रेडियस बराबर क्या आएगा बच्चों, आर बराबर अंडर रूट के अंदर 400, और 400 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया मेरा रेडियस। रेडियस आ गया तो डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा तो डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा, रोम्बस का पूरी चेन सिस्टम है। तो यहां पर क्या आ गया मेरा, मेरा आ चुका है रेडियस, और रेडियस मेरा आया है 20 सेंटीमीटर, और मैं डायमीटर लिख ले रहा हूं बच्चों। डायमीटर आपको पता है कि डायमीटर होता क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का 2 गुना 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। और मैं निकाल लूंगा अब क्या, एरिया। अगर एरिया पूछा जा रहा है रोम्बस का, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई d1 इंटू में d2, और यहां पर d1 इंटू क्या हो जाएगा, डायमीटर ही हो जाएगा। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि d1 इक्वल टू d2, और दोनों इक्वल हैं डायमीटर के, डायमीटर के बराबर है ये, ठीक है। तो डायमीटर कितना है बच्चों मेरा, डायमीटर आया कितना 1 अपॉन में d1, d1 कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 40 सेंटीमीटर, 2 से काटो कितना आएगा 20, और 20 को गुणा कर दो 20, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने होंगे बच्चों, ठीक है, क्रम वाइज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है सीबीएसई। सीबीएसई देखता है बच्चे का बेस क्या है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो कंसेप्ट के साथ चलना है आपको। आगे चलते हैं, और ये रहा हमारा 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हमें कर लिया, एंड दिस इज अ 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अ chord of PQ ऑफ सर्कल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, subtends an angle 60 degree at the center of a circle, find the area of major and minor segments of the circle। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर कहां, माइनर कहां, दिस इज अ माइनर, एंड जो पूरा ऊपर पोर्शन बचा ना वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मेजर सेगमेंट होगा। ये हमारा
माइनर सेगमेंट है, ठीक है, और ऊपर वाला पूरा पोर्शन किसके नाम, मेजर सेगमेंट के नाम। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, और थीटा एंगल भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। अब हमें देखना होगा डायरेक्ट फॉर्मूला का कंसेप्ट। क्या बोला गया, अ कॉर्ड पी क्यू, एक कॉर्ड हमारा पी क्यू है, एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड, ठीक है, एंड पी आर क्यू, दिस इज अ आर्क, ये आर्क है, और आर्क और कॉर्ड के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट। अगर ये छोटा आ रहा है तो माइनर, अगर बड़ा आ रहा है तो मेजर। अब पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों, गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है मेरे को रेडियस, क्या है मेरे को, रेडियस गिवन है, और रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एंगल जो थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। पहले माइनर निकाल लेते हैं, और माइनर का निकालने के बाद मेजर निकाल लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, माइनर निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बच्चों इसके लिए ना आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूले से टाइम बचेगा, कैलकुलेशन भी बच जाएंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, एंड दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और यहां पर थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है मेरा 60 डिग्री, अपॉन में कितना 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, लेनी है क्या पाई वैल्यू, ठीक है 22/7 ले लो बच्चों, मल्टीप्लाई में आर, आर कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 लिख ले रहा हूँ, माइनस 1/2 आर का स्क्वायर 100, और यहाँ क्या लेना है साइन कितना 60 डिग्री। और साइन 60 देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है, 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे कितना आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100 माइनस कुछ कट रहा है कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन 60√3/2, ठीक है बच्चों। अब कुछ कट रहेगा यहाँ पर, चलो इसको भी काट लेने, कितना आएगा यहाँ पर हमारा 3, और ये कितना आएगा 11, ठीक है। तो 1100/21, 1100/21 ये आएगा हमारा 1100/21 माइनस 1100/21 माइनस 50√3, 50√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 50√3 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारे कैलकुलेशन का पार्ट। और 50 को भी काट लेते हैं, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1100/21 माइनस 25√3, 25√3, √3 की वैल्यू अगर गिवन होती तो हम गिवन यहाँ पुट कर देते हैं, बाकी वैल्यू हमें √3 की वैल्यू याद रखनी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.73 होती है, पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है 1.73 पुट करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपल, और ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है वैसे आंसर, आप इस तरह के फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, मगर 1100/21 माइनस 25√3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, 25 से काटो कितना आएगा 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1100/21 माइनस 173 अपॉन में कितना 4, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या इसके अंदर, कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा, कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट क्या ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 84, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने कितना आएगा 84, 84 और 4 को मल्टीप्लाई करो 4400 माइनस कितना आ जाएगा 21 से तो गुणा करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है 21 से गुणा तो करना ही पड़ेगा 173 को, 21 तिया 63, 6 गया कैरी, 21 सत्ते 142, सॉरी 147, 147 और 6 कितना आएगा 153, 153 का मेरा 15 गया कैरी, 21 एकम 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, कितना आएगा 36, ये आया मेरा 36-33, कितना आ गया 36-33, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा आपको, माइनस कर लो, 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4 में से 6, यानी यहाँ 3 बचा, 3 में से यानी 13 में 6 गया तो 7,
यहाँ 3 बचा, 3 में से 767 बट्टे में 84, ठीक है, और ये कटने वाला नहीं है। और पॉइंट से बचो बच्चों हमेशा, 767 अपॉन में कितना आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया है, ठीक है। पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा, इतना छोड़ देना बच्चों आप। आगे चलते हैं मेजर सेगमेंट के लिए। मेजर सेगमेंट में क्या डायरेक्ट आपको याद रखना है, मेजर सेगमेंट देखो कैलकुलेशन करना आपका पार्ट है बच्चों, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं आपको केवल बता सकता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ये फॉर्मेट है पूरा माइनर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करना होगा, मेजर सेगमेंट का डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए वी यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कैलकुलेशन आप करना, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट आपको दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद ना कैलकुलेशन कर लेना, आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, सब कुछ गिवन है, ओनली पुट करना, कैलकुलेट करना और मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये आप थोड़ा काम करना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ना बोला क्या गया है कि शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर इसके साथ खेल खेलना होगा। तो यहां पर यह पूरा 14 है बच्चों, और ये 14 है तो ये दे रखा है 3, तो ये भी कितना दे रखा है 3, यानी हर जगह से 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी कितना हो गया 3, और पूरा 14 है, पूरे 14 में से 3 + 3 6 चले जाएगा। बीच वाला पार्ट कितना बचेगा मेरे पास, ये बीच वाला पार्ट कितना बचेगा मेरे पास, 14 में से 6 गया 8 सेंटीमीटर, ये बचा मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर बचा। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर बचा, अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे बनेगा, इस सर्कल को ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों, यानी 8 का आधा हो जाएगा, 8 का आधा कितना होगा 4, तो ये 4 सर्कल पूरा ये ले लेगा, पूरा डायमीटर 4 बन जाएगा, पूरा डायमीटर 4 बन जाएगा, तो रेडियस कितना आएगा इसका, देखो पूरा 8 था, 4 ये वाला सर्कल ले लेगा, 4 ये वाला सर्कल ले लेगा, यानी 4 पूरा किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा, और डायमीटर का आधा क्या होगा रेडियस, और रेडियस कितना रहेगा इतना हिस्सा, मैं इधर वाले को हटा देता हूं, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा किसका काम करेगा, रेडियस का, यानी ये सेम ही सर्कल है बच्चों, और ये क्या हो गया रेडियस, ये 4 बचा था, 4 इधर था ना, पूरा 4 यहां तक था बच्चों, तो 4 से ये क्या हो जाएगा हाफ, यानी कितना बचेगा 2, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये भी सेमी सर्कल है, कितना बचेगा ये 2, तो 2 कहां पर आ गया, यहां पर आ जाएगा, 2 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी 2 2 ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 ये साइड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 4 ये साइड हो जाएगी, 4 ये साइड, क्योंकि ये बीच वाला 4 है, बीच वाला 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा, सारी साइड क्या होगी बच्चों 4 4 हो गई, ये बीच वाला क्या बन गया स्क्वायर बन गया, बीच वाला बन गया स्क्वायर, और किनारे पर 4 सेमी सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम दिया हमने P Q R S, ठीक है, और बाहर वाले का भी नामकरण कर लेते हैं A B C और D, ठीक है, ये हो गया हमारा, सारी साइड आ चुकी हैं। अब हमें केवल करना क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए सॉल्यूशन देखो बच्चों, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, एरिया ऑफ, पहले गिवन लिख लें थोड़ा अच्छा लगता है, गिवन लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है स्क्वायर ऑफ साइड ए बी दे रखा है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट कराया हमने वैसे तो ये पूरा, तो एक स्क्वायर है हमारा ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसकी साइड क्या क्या बने बच्चों, इसकी साइड क्या क्या बने, साइड दे रखी है हमारी कितनी 14 सेंटीमीटर। अब चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्या स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर
स्क्वायर ए बी सी डी, इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? दोनों का सम, यानी स्क्वायर का, बीच वाले स्क्वायर का, और 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, यानी 4 सेमी सर्कल क्या बनाएंगे? दो स्क्वायर, सॉरी 2 सर्कल बनाएंगे। कितने सर्कल बनाएंगे? 2 सर्कल। कैसे? अब यहां देखो, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। यानी 4 सेमी सर्कल के हाफ कर देना, कितना बनेंगे? 2 सर्कल बनेंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है बच्चों? ये अंदर वाला, पी क्यू आर एस, प्लस कर देना है एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। इस चीज को लिख भी देते हैं अलग से, ठीक है? ये पूरा डेटा, तो यहां पर हम यहां लिख भी देते हैं इस चीज को कि यहां पर क्या हुआ, 4 सेमी सर्कल्स मिलकर के 2 सर्कल बनाएंगे। 4 सेमी सर्कल क्या बनाएंगे? 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, साइड क्या दे रखी है? 14, 14 मल्टीप्लाई में 14, और पी क्यू आर एस के साइड क्या दे रखी है? 4, 4 इंटू में 4। एरिया ऑफ 2 सर्कल पाई आर स्क्वायर लेंगे, और आर क्या रहेगा हमारा? 2 रहेगा बच्चों। रेडियस किसका रहेगा हमारा? 2। तो यहां पर हम कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ, पाई की वैल्यू गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 196 माइनस 16 प्लस 3.14 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 4, 4 से गुणा करो बच्चों उसको, कितना आएगा? 196 माइनस का 16 प्लस 4 चौक 16, एक कैरी गया, कितना आएगा? 5.4 12.56, सॉरी 56, ठीक है? उसके बाद 16 में ऐड कर दें इसको, कितना आएगा? कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 एक 5, 4 दिया 12, ठीक है? 16 में से ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आएगा 196 माइनस 12 और 28, 28.56 यानी 56, ठीक है? इसके बाद माइनस कर लेते हैं। माइनस डेसिमल लास्ट नंबर में से डेसिमल वाला माइनस करो, तो डेसिमल वाला बना लो, 0.0 लगा लो, तो यहाँ भी क्या आएगा? पॉइंट लगा लो। इसके बाद क्या आएगा? 5 6, और यहाँ क्या आएगा? 2 8 आएगा। 0 0 माइनस कर लेते हैं। 10 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, उसके बाद यहाँ बचेगा 5, कैरी लो, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचेगा? 8, 8 में 6 2 जाएगा 6, ठीक है? इसके बाद कितना आएगा? ये, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है? ये रहेगा हमारा आंसर। कितना आंसर आएगा बच्चों? ये कितना आएगा? 167.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं रह गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो 14 का स्क्वायर ये हो गया हमारा, ठीक है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, यहाँ 2 सर्कल का एरिया था, और हमने क्या लगाया बच्चों? 1 सर्कल का। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? 2, और यहाँ भी क्या लगा लेंगे? 2, यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पूरा यहाँ से गड़बड़ा गया ये, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 3.14 मल्टीप्लाई में क्या? 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 3.14 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है? इसके बाद मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ? 2 से गुणा कर देता हूँ। कितना आएगा? 2 से गुणा कर देता हूँ इसको, क्योंकि 4 से तो मल्टीप्लाई कर ही लिया है बच्चों, तो इसको हटाता हूँ नीचे यहाँ पर, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आएगा हमारा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो कितना आएगा? 196 माइनस का 16 प्लस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और एक इधर आएगा 10 11 पॉइंट, एक इधर आएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, 25.12, नॉट 12, ठीक है? तो कितना आएगा? 196 माइनस का 16 ऐड कर लो, 25 41.12, 41.12 को माइनस कर लो। 196.0 में से माइनस करना है आपको 0.4112, 0 0 माइनस कर दें। 10 में से 8 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा? 5 में से 1 जाएगा 4, और 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा? 1, ठीक है?
तो ये आएगा हमारा क्या 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो करना मत भूलना, जरूर करके जाना, ये वीडियो अच्छे से कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों फैला देना हर जगह, और सपोर्ट तो कर रही हो आप, और ज्यादा करना थोड़ा। ठीक है, तो आपको पता ही है, पढ़ाई असरदार और रिजल्ट दमदार, और आपको दिखाना है रिजल्ट ला करके सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ का एग्जाम हमारा 11 तारीख को होने वाला है, तो तहलका मचा देना, कर लेना पूरी वीडियो के सारे क्वेश्चंस और मचा देना तहलका। सो ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करें, बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद।